जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर, जिस पर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सफलता बैच के माध्यम से मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल मुफ्त में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज का लाभ लें और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं ताकि वो भी इस सीरीज का लाभ ले सकें। साथियों, आज की यह हमारी 12वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 11 क्लासेस हो चुकी है और इन 11 क्लासों में अगर हम बात करें तो हमने जो हमारा पहला चैप्टर था वो था हमारा गठन। क्या था साथियों? पहला चैप्टर था हमारा गठन, ठीक है। दूसरा चैप्टर था हमारा सामान्य परिचय, ठीक है, सामान्य परिचय। इसके बाद में हमने जो हमारा अगला चैप्टर पढ़ा था तीसरा, वो थे हमारे पर्वत, ठीक है। और चौथा चैप्टर जो हमारा था वो था मिट्टी, ठीक है साथियों। तो ये 4 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं और आज का हमारा जो चैप्टर है वह है मध्य प्रदेश की जलवायु। यानी कि आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह की है और हमने हमारे इस मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भूभागों में बांट रखा है, कितने अलग अलग भागों में बांट रखा है, ठीक है साथियों। तो जो भी हम ये जितनी भी क्लासेस पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी क्लासें हमें एक साथ काम आएगी जब हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। तो आप सभी इन क्लासेस को अच्छे से पढ़ते रहिए और साथ में अपना रिवीजन भी करते रहिए। और अगर कुछ डाउट्स हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों की समस्याओं को वहीं के वहीं सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है साथियों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। और इससे पहले अगर आप लोग कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, याद रखिएगा ये तीनों की तीनों परीक्षाएं जो ली जाती है ये किसके द्वारा ली जाती है? तो ये MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। और इन तीनों परीक्षाओं में मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का जो वेटेज है वो लगभग 35 से 40% है। यानी कि लगभग 100 प्रश्नों में से 35 से 40 प्रश्न हमारे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और चूंकि अभी हमारा MPSI का नया सिलेबस चेंज हुआ है तो हम मान के चलें कि काफ़ी हद तक प्रश्न हमारे MPGK से MPSI में भी आएंगे। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ पर 8,500 MP पुलिस की पोस्ट आने वाली है, साथ में 500 पोस्ट MPSI की आने वाली है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आबकारी की एग्ज़ाम हमारी आने वाली है, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए हमारी यह सीरीज काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो चूँकि अभी परीक्षाओं में एक दो महीने का समय है, लेकिन हम अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम और लोगों की तुलना में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो रास्ता देख रहे हैं कि वैकेंसी आए तब हम पढ़ना स्टार्ट करें, तब हम कोई कोर्स परचेस करें। तो अगर आप लोग देखोगे तो उनकी तुलना में आप लोग काफ़ी आगे निकल चुके होंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट्स है वो इस प्रकार है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यानी कि हमें हमारी असफलताओं से नहीं घबराना है, हमें यह देखना है कि हमारी असफल रहने का क्या कारण रहा है। हम हमारी उन असफलताओं के कारणों पर एनालिसिस करें और फिर से दुगने जोश के साथ आगे बढ़े ताकि सफलता हमारे कदम चूम ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जलवायु, ठीक है साथियों। अब बात की जाती है कि जलवायु आखिर होती क्या है। तो याद रखिएगा कि किसी भी स्थान विशेष की दीर्घकालिक मौसम संबंधी दशाएं के औसत को हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा जलवायु कहते हैं। यानी कि किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधित समस्त दशाओं के दीर्घकालिक औसत को हम क्या कहते हैं? हमारी जलवायु
कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जलवायु एक या दो दिन में या एक या दो साल में निर्धारित नहीं होती है, ये कई सालों से चली हुई आ रही है और पूरी की पूरी प्रोसेस उसी प्रकार की चलती आ रही है। यानी कि हर चीज का एक फिक्स शेड्यूल है। यानी कि हम देखते हैं कि जब बारिश का समय होता है तभी बारिश होती है, ठंड के समय पर ही ठंड पड़ती है और गर्मी के समय पर ही गर्मी चलती है पड़ती है, लू चलती है। हमारे मालवांचल में या मध्य प्रदेश या पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले इलाके में अभी गर्मी के समय पर जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उसे हम लू के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जलवायु की परिभाषा क्या है कि किसी दीर्घकालिक मौसम संबंधित समस्त दशाओं के किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी घटनाओं की समस्त दशाओं के दीर्घकालिक औसत को क्या कहते हैं हम, तो याद रखिएगा उसे हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी कि वह कौन कौन से कारक हैं जो हमारी इस जलवायु को निर्धारित करने के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा पॉइंट आता है कि अक्षांशीय विस्तार। ठीक है साथियों, यानी कि अगर मैं बात करूं अक्षांशीय विस्तार की, तो देखिएगा हमने जब मध्य प्रदेश की कर्क रेखा पड़ी थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो हमने देखा था कि ये हमारा ग्लोब होता है और इस ग्लोब पर कुछ ऐसी आड़ी लाइनें होती हैं जिन्हें हमने क्या नाम दिया था, तो याद रखिएगा इन्हें हमने अक्षांश रेखा नाम दिया था। ठीक है, अक्षांश रेखा या इसे ही हम अंग्रेजी में लेटिट्यूड लाइंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं कोई सा एरिया मार्क करता हूं कि यह है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, और ये वाला जो इलाका है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 30 डिग्री तक चले जाओ और दक्षिण में 30 डिग्री तक चले जाओ, तो इनके बीच का जो मौसम समय की स्थिति है या जो मौसमी दशाएं हैं, जलवायु है, यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है हमारा वो इसकी किरणें सीधी यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, तो उसका प्रभाव या हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला क्या है, अक्षांशीय रेखा। और अक्षांशीय रेखा की बात करेंगे तो एक अक्षांशीय रेखा हमारे मध्य प्रदेश या हमारे भारत से गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री कौन सा अक्षांश, उत्तर या दक्षिण, तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में आता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि हमारा जो समुद्र से हमारे यहाँ की हाइट है वह कितनी है, ये भी हमारे जलवायु को प्रभावित करने के लिए प्रमुख कारकों में गिनी जाती है। तीसरा है धरातल। इसके बाद में जो अगला आता है वह है सौर विकिरण, यानी कि सूर्य की किरणें किस प्रकार से हमारे यहाँ से गुजर रही है और उनका क्या प्रभाव है। देखिए, ज़्यादा अगर सूर्य का प्रकाश रहेगा, ज़्यादा पास रहेंगे तो हमारे यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी, दूर रहेगा तो हमारे यहाँ पर गर्मी कम हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा सूर्य है, मान लिया, ठीक है, ये हमारा सूर्य है। अब इस सूर्य की यहाँ अगर हम इस वाले इलाके में देखेंगे, यहाँ पर ये वाले एरिया में, तो यहाँ पर सीधी रेखाएं या सीधा प्रकाश पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर हम जाएंगे तो ये हमारा प्रकाश कुछ इस प्रकार से पड़ रहा है। तो यानी कि हम देखते हैं कि जितना जो कर्क रेखा के आसपास होगा वह इलाका भी हमारा जलवायु को प्रभावित करेगा। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं हमारे ये कर्क रेखा या मकर रेखा के आसपास वाले इलाके में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहीं पर हम ध्रुवों पर देखते हैं तो यहाँ पर बर्फ जमी हुई मिलती है। ठीक है, चलिए अगला है वर्षा की मात्रा, यानी कि वर्षा की मात्रा भी डिपेंड करेगी कि आपके यहाँ की जलवायु किस प्रकार की रहती है। ठीक है, जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश पर हमें क्या देखने को मिलता है कि भैया दिन भर तो भयंकर गर्मी पड़ती है और रात के समय पर या शाम के समय पर वहाँ बारिश होती है, साल भर बारिश होती है। तो उन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वहाँ दलदली क्षेत्र बन जाता है और इन दलदली क्षेत्रों में हमें औषधियाँ मिलती है। ठीक है, चलिए
आगे है समुद्र तट से दूरी, यानी कि समुद्र से हमारी डिस्टेंस कितनी है, तो उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया, हमने 6 कारक पढ़े। कौन कौन से? अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातलीय उच्चावत, सौर विकिरण, वर्षा की मात्रा और समुद्र तट से दूरी। क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब देखिए, हम अगर हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करेंगे तो हमारी मध्य प्रदेश की जो जलवायु है कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो प्रश्न पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और याद रखिएगा, हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पर 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और हमने उसकी एक ट्रिक भी पढ़ी थी। ट्रिक क्या थी हमारी? कि रवा राशि भंवरासा दम जब कटनी उमरासा। क्या हो गई ट्रिक हमारी? कि रवा राशि भंवरासा दम जब कटनी उमरासा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब भी देखा था हमने कि देखिए, यहां पर हम एक मैप बना लेते हैं मध्य प्रदेश का, है ना। चलिए, तो मान लीजिए कि ये हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा है और इस मध्य प्रदेश के नक्शे से ये एक लाइन हमारी गुजर जाती है। और ये लाइन कौन सी है? तो याद रखिएगा, इस लाइन का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा, हमारी ट्रिक थी कि रवा राशि भंवरासा दम जब कटनी उमरा सा। ठीक है, तो देखिए, मैं पूरे के पूरे 14 जिलों के नाम आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो रवा में रा से हो गया रतलाम। ठीक है, रतलाम के बाद उज्जैन। ठीक है, उज्जैन के बाद हमारा आता है आ से आगर। ठीक है, आगर मालवा आ गया। आगर मालवा के बाद में रउआ, फिर राशि, यानी कि रा से हो गया राजगढ़। ठीक है, रउआ राशि, सी से हो गया सीहोर। ठीक है, रउआ राशि भंवरासा, भ से यानी कि भोपाल। ठीक, फिर इसके बाद अगला आता है हमारा व, और व से आता है विदिशा। ठीक है, भंवरा स से मतलब हो गया सागर। यानी कि रउआ राशि भंवरा। ठीक है, एक छूट गया इसमें ना, चलो उसको क्लियर कर लेते हैं अपन। वो कौन सा रह गया हमारा? तो हमारा रायसेन जिला रह गया। ठीक है, कौन कौन सा अगला जिला कौन सा है विदिशा के बाद? रायसेन। ठीक, रायसेन के बाद हमारा आता है, यानी कि रवा राशि भंवरासा दम भंवरा स से सागर। क्या आ गया? सागर। ठीक, रवा राशि भंवरासा दम जब कटनी भंवरा सा दम से दमो, जब से जबलपुर, दम जब कटनी, उमरा से उमरिया। ठीक है, और श का मतलब हो गया शहडोल। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कितने जिले हो गए? तो याद रखिएगा, ये हमारे 14 जिले हो गए। कौन कौन से? तो देखिए,
पहला जिला हमारा रउआ से रतलाम, उज्जैन, आगर। ठीक है, क्या थी? र उ, एक मिनट में इसको फिर से लिख देता हूं, रऊ आ। ठीक है, रउआ, राशि, भवरा, सा, दमजब, कटनी, उमरा, शाह। ठीक है, तो देखिए र से रतलाम। ठीक, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। इस रा का मतलब क्या हो गया? रतलाम। ऊ से उज्जैन, अ से आगर, आगर मालवा। ठीक है, इसके बाद र से राजगढ़, सी से सीहोर, भ से भोपाल, व से विदिशा, र से रायसेन, स से सागर, दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी से कटनी, उमरा से उमरिया और शहडोल से शहडोल। तो बात समझ में आ गई होगी कि हमारे 14 जिले कौन कौन से हैं। तो 14 जिले रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला क्या है हमारी जलवायु को प्रभावित करने के लिए। सॉरी, तो देखिएगा, मध्य प्रदेश एक कैसा राज्य है? भू आवेष्टित राज्य है। ठीक है, भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है कि क्या हमारे मध्य प्रदेश की सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है, किसी समुद्र के साथ सीमा लगी है? नहीं, सीमा लगी है, नहीं लगी ना। यानी कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कैसा जिला है? तो याद रखिएगा वो एक भू आवेष्टित राज्य है। और यहाँ पर चूंकि समुद्र से हमारी जो दूरी है वो लगभग आप मान के चलिए कि 200 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से समुद्र। तो हमारे यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा, देखिए अगर हम मैप की बात करें, इधर ही आ जाइए। ठीक है, तो हमारे इस मैप में, मैप फिर से बना लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर इसमें हम इसको कर लेते हैं अलग अलग कलर से। ठीक है, चलिए, तो ये देखिएगा हमारा क्या कह रहा है कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम, यानी कि ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला, इस वाले इलाके की जो जलवायु है वो किस तरह की हो जाएगी? तो याद रखिएगा उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र प्रकार की जलवायु हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो कैसी हो गई? सॉरी, अर्ध शुष्क जलवायु हो जाएगी। इसके बाद में उत्तर वाले भाग की बात करेंगे तो उत्तर वाले भाग में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। यानी कि इस वाले इलाके में, ये वाला जो इलाका है यहाँ पर उप आर्द्र, ठीक है, यहाँ अर्ध शुष्क, यहाँ उप आर्द्र। और ये जो दक्षिण वाला, दक्षिण पूर्व इलाका है, यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु क्यों पाई जाती है ये भी बताऊंगा मैं आगे। तो अभी के लिए इतना याद करें कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम में हमारे यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु, जबकि उत्तरी भाग में उप आर्द्र और दक्षिण पूर्व भाग में आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, फिर याद रखिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन कौन सी शाखा? तो याद रखिएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। अभी देखिए मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि सबसे ज़्यादा वर्षा हमारे कहाँ पर होती है? पंचमढ़ी में। तो अगर हम इसको देखें तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कलर्ड भी हटा लेते हैं अपन। ठीक है, अरे ये तो पूरा हट गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा
मैप बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं हमारे पंचमढ़ी को, ठीक, और ये वाला हमारे इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इस जगह पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा, अरब सागर, ठीक है, और यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब वर्षा जाती है तो वर्षा कुछ इस प्रकार से इस क्षेत्र से जाती है और यहाँ पर भी इस क्षेत्र से जाती है, और इस जगह पर कहीं ना कहीं हमारी वर्षा जाकर टकराती है और दोनों शाखाओं से वर्षा होती है और एक ही जगह जाकर टकराती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर पंचमढ़ी में ही धूपगढ़ हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सॉरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, पंचमढ़ी में होती है। कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि सर दोनों में से किससे सबसे ज़्यादा होती है, तो याद रखना अरब सागर शाखा की तुलना में जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उस शाखा से हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वहीं पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो याद रखिएगा मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक जो वर्षा है वो अरब सागर शाखा से होती है। अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में पहली बरसात किस शाखा से होती है, तो वो भी अरब सागर वाली शाखा से होगी। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए तो अभी तक हमने क्या देखा, तो अभी तक जो हमने देखा उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने देखा जलवायु। जलवायु क्या है? तो जलवायु किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधित दीर्घकालिक दशाओं के औसत को हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, सॉरी। फिर हमने देखा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो अक्षांशीय स्थिति, फिर इसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई, धरातलीय उच्चावत, इसके बाद हमने देखा सौर विकिरण, वर्षा की मात्रा और सागर तट से दूरी। इतना देख लिया। फिर हमने अक्षांश और देशांतर समझ लिया था। फिर हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो याद रखिएगा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, उन राज्यों को जब ज्योग्राफी वाले सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारा मध्य प्रदेश कैसा राज्य है, एक भू आविष्टित राज्य है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखो, एक तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, दूसरी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। फिर हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम वाले भाग में अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु क्यों है यहाँ पर? क्योंकि याद रखिएगा हमारे पास में पड़ता है राजस्थान और वहाँ से हमें गर्म और शुष्क हवा देखने को मिलती है जिसको हम लू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तरी भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर उप आर्द्र प्रकार की जलवायु, क्योंकि समुद्र से दूरी काफ़ी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और दक्षिण पूर्व वाले इलाके में देखेंगे तो यहाँ पर आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा वो दक्षिण पश्चिम मानसून की, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से बरसात होती है। ठीक है साथियों, चलिए, तो आशा करता हूँ इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप स्मार्ट स्टडी अप्रोच के इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानियां लिखिए ताकि हम लोग उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता सकें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। धन्यवाद।